हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि काजू जो होता है उसके प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री है इनके पास में, प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं इनके पास में। और ये और एक प्रोसेसिंग प्लांट और खोलना चाहते हैं जिसके लिए आईपीओ से पैसा उठाने का ट्राई कर रहे हैं। कंपनी का नाम है पादसन एग्रो, पैडसन एग्रो भी बोल सकते हैं इसको। 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में इसका आईपीओ जो है वो खुलने वाला है। 280 करोड़ रुपए की इस कंपनी ने पूरी वैल्यू लगाई है। इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 2021 के अंदर में ही हुई थी। और यहाँ पर ये जो इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे लगा रहे हैं पर शेयर वो 118 रुपए लगा रहे हैं। टोटल ये 75 करोड़ रुपीज उठाना चाह रहे हैं और सारे पैसे ही कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली सिंपल भाषा के अंदर में कंपनी क्या करती है वगैरह। कंपनी जो प्रोसेसिंग प्लांट जो आज खुला हुआ है और जो फ्यूचर में खोलने वाली है जिसके लिए पैसे उठा रही है, वो कंपनी दोनों ही प्रॉपर्टीज को ओन करती है। दैट्स पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा आरएचपी को लेके चलते हैं, आरएचपी, सो दैट वी कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। इनकी जो ब्रांड है उसका जो नाम है, खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये अपनी ब्रांड नेम से भी बेचते हैं और बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को भी ये जो अपने कैशूज हैं वो बेचते हैं ताकि वो फिर अपनी ब्रांड के हिसाब से भी बेच सकें। राइट। तो इनकी भी खुद की भी जो ब्रांड है वो भी है, उसके थ्रू भी एक प्रोडक्ट जो है वगैरह बेचते हैं। तो जो उसका नाम है रॉयल मेवा। राइट, रॉयल मेवा ब्रांड जो कि B2C है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है। बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी अच्छा खासा माल जो है बेचते हैं ताकि वो फिर पैकेजिंग करके अपने हिसाब से माल बेच सकें। अभी नेक्स्ट अब आरएचपी में सीधा चलते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उसका क्या करने वाली है, जैसे मैंने बताया प्रोसेसिंग प्लांट में पैसा लगाने वाली है। आयुष जैन जी जो है इस कंपनी को मेनली आज के दिन चला रहे हैं और पुलकित जैन जी ने भी इस कंपनी में अच्छा खासा पैसा इनिशियली लगाया था, बिकॉज उनकी वजह से ही ये कंपनी आज के दिन यहाँ तक पहुंची हुई है। बिकॉज इनिशियली पेमेंट उन्होंने ही किया है 2021 में जब ये शुरू हुई थी। तो इन्होंने एक कंपनी फैक्ट्री जो है ऑलरेडी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उससे एक्वायर की थी, तब यह पैसा मेनली पुलकित जी ने ही लगाया था। तो उन्हीं की देन से कंपनी है। तो मैक्सिमम जो मालिकाना हक है कंपनी का वो उन्हीं के पास में है। कंपनी पे कोई केस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टोरी बता दी है यहाँ पर, जिसको आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इस डिटेलिंग में मैंने वो जो स्टोरी आपको बताई है किस तरीके से कब पैसा किसने लगाया, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अभी देखने को मिल रहा है कि 37 ईयर्स की एज है आयुष जैन जी की, और यहाँ पर पुलकित जैन जी की यहाँ पे 38 है। एंड यहाँ पर जो पुलकित जैन जी है वो कंपनी के अंदर में एक्टिवली हिस्सा नहीं लेते हैं। बाकी आयुष जैन जी जो है वो इस कंपनी को चला रहे हैं और वो उन्हीं की बागडोर, उन्हीं की डायरेक्शंस में ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। आज के दिन जो सैलरी ले रहे हैं जो आयुष जैन जी हैं वो लगभग 48 लाख पर एनम सैलरी उठा रहे हैं, और पुलकित जैन जी तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, तो वो तो बस ओन कर रहे हैं कंपनी को। तो वो सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज सैलरी होती है फॉर द पीपल हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कंपनी, जो कि कोई ना कोई एक रोल प्ले करते हैं। जो कि एक्टिव नहीं होते, पैसिव पार्टनर्स होते हैं, वो फिर पैसा कमाते हैं कंपनी के डिविडेंड के थ्रू, कंपनी की जो कैपिटल गेन होती है उनके थ्रू, शेयर्स बेच के। राइट, उस तरीके से पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए पुलकित जी की कोई सैलरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ये आप पुलकित जी की फोटो देख सकते हैं और आयुष जैन जी की फोटो भी आपने देखी। नेक्स्ट यहाँ पर जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं देखने को मिल रहा है, दो इन्होंने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है कैश्यू नट की, वो ओन्ड बाय द कंपनीज है। एंड जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में इन्होंने प्रोसेसिंग जो प्लांट ऑलरेडी चल रहा था उसको एक्वायर किया था। राइट, तो खरीद लिया था इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल मिला के 479 एम्प्लॉइज काम करें, मेनली जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर में लेबर क्लास काम कर रही है। एंड वहां पर एट्रिशन रेट काफी हाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक ध्यान है एक पॉइंट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। वो है दिस वन। कंपनी ने यहाँ पर पूरे जो रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया उसका 8% के आसपास में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह के ऊपर में खर्च किया, एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए खर्च किया। लगभग वो आता है 8% के आसपास में। और 2025 के अंदर में जितना कंपनी का रेवेन्यू था उसके हिसाब से कंपनी ने सिर्फ 5% जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट पर एक्सपेंस किया। ध्यान रखना इस पॉइंट को। उससे पहले भी 7% किया, उसके बाद में भी 4-5% के आसपास, मतलब कंपनी जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कम करती जा रही है, बिकॉज कंपनी रेनोवेट करती जा रही है अपनी फैक्ट्रीज को। दैट्स अगेन नाइस। राइट। अब यहाँ पे कंपनी में मेनली एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबरिंग के अंदर में, जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, प्रोसेसिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर। यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, कंपनी का जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो तो कम हुआ ही, साथ में ही कंपनी ने इतना अच्छे से काम किया कि कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी डीजल एक्सपेंसेस ऑफ द रेवेन्यू
वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कम कर दी है। दैट्स अगेन नाइस, वहाँ पे भी अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो आज के दिन जो माल बिक रहा है, राइट, वो कहाँ पे बिक रहा है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर इंडिया के अंदर में बिक रहा है। ये तो आई थिंक सप्लाइंग की बात है, ये तो सप्लायर की है। एंड ये है कहाँ से कहाँ बिक रहा है, तो दिल्ली, आंध्र प्रदेश, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर में कहाँ कहाँ पे है। रिपीटेड कस्टमर से रेवेन्यू अच्छा खासा आता है, दैट्स अगेन नाइस। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 142 है, दैट इज अगेन नाइस। मैन्युफैक्चरर्स को सब, तो दैट यहाँ पर देखने मिला कंपनी का जो माल है वो डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं बिकता, मैन्युफैक्चरर्स को बिकता है, और या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिकता है। रिटेलर्स को कंपनी डायरेक्ट नहीं बेच पा रही है, बट स्टिल मैन्युफैक्चरर्स को एक अच्छा खासा माल जाता है। ये मशीनरीज वगैरह की आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं, कंपनी की फैक्ट्रीज, मशीनरीज एंड एवरीथिंग। यू कैन लुक बाय पॉजिंग द वीडियो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 60% रेवेन्यू आ जाता है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कैश्यूज कंपनी के और भी काफ़ी सारे काम करती है, एलमंड्स, पिटाशियो, गोजी बेरी, वॉलनट्स, रेजिन्स, बट कैश्यूज कंपनी का मेन फोकस है, क्योंकि वहीं वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है आज के दिन कैश्यू अगर देखा जाए तो। प्रोसेसिंग से ही कंपनी पैसा कमाती है, बाकी इसके अलावा दूसरे फॉर्म से भी कमाती है, बट मेनली प्रोसेसिंग से ही आता है। दैट इज अगेन नाइस। और ये जो होते हैं कर्नल्स, मतलब जो काजू के जो मेन खाने वाले जो प्रोडक्ट आइटम है, वो चाहे आधे हो पीसेज में हो चाहे होल हो, इस यही कंपनी का बिकता है। बाकी जो कचरा है, बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनसे कंपनी का खास रेवेन्यू आज के दिन नहीं देखने को मिलता है। कंपनी की जो शुरुआत है 2021 के अंदर में हुई थी। बाकी कंपनी की जो वेबसाइट है जो एक्टिव हुई है वो 2024 के अंदर में हुई है। उससे पहले का कंपनी की वेबसाइट जो ये आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, इसका कोई नामो निशान मार्केट में नहीं दिख रहा था, अगर हम लोग डेटा को चेक करते हैं। दैट मीन्स कंपनी की जो एक्चुअली ऑनलाइन आने का और वो जो है जनता को दिखने का जो तरीका था, वो वेबसाइट वगैरह, वो 2024 में ही एक्टिव हुआ है एज पर सेबी रूल। तो दैट मीन्स कि 2024 में ही तैयारी करने लग गए थे आईपीओ लेके आने की। नेक्स्ट यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की आज के दिन साइज है 151 करोड़ रुपीज, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 2.5 गुना है। दैट इज अगेन ओके। अब 2.5 गुना पहुंची कैसे? तो मेन पैसा कंपनी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, या फिर कंपनी की बैलेंस शीट की साइज उधारी की वजह से बढ़ी है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की बैलेंस शीट की साइज उधारी की वजह से ही बढ़ी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग। दूसरा, कंपनी ने माल भी उधारी में उठा लिया, जिसकी वजह से भी कंपनी की बैलेंस शीट की साइज बढ़ गई, राइट। तो अब यहाँ पर जो है कंपनी की जो ग्रोथ है बैलेंस शीट के अंदर में, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं बोल सकते, इसको आर्टिफिशियल ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं। तो बैलेंस शीट की साइज इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए लॉजिकली देखा जाए तो, बिकॉज उधारी का जो पैसा है यहाँ पे, जो उधारी में उठाया हुआ पैसा है, जो उधारी में माल जो उठा रखा है, ये कहाँ पड़ा हुआ है? तो इसको देखने को मिलता है कि जो इन्वेंट्री है, मतलब उधारी में माल उठा लिया और कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री में रखा हुआ है, ठीक है जी। दूसरा, कंपनी ने उधारी में पैसा उठाया, उसका क्या किया? तो कंपनी ने बोल रही कि हमने उसका जो है माल बेच दिया, राइट, बट वहां से भी पेमेंट आना बाकी है एज ऑफ टुडे। तो या फिर हमारे पास में कैश भी पड़ा हुआ है अच्छा खासा। दैट मीन्स उधारी में जो पैसा उठाया वो तो माल बिक गया, उसका पेमेंट आना बाकी है, और कैश पड़ा हुआ है। बाकी जो उधारी में माल उठाया हमने, वो हमारे पास पूरा का पूरा ही पड़ा हुआ है। दैट इज अगेन ओके। बट द पॉइंट इज कि बैलेंस शीट की जो साइज है वो यहाँ पर इन्फ्लेटेड दिख रही है, जबरदस्ती, जो कि आईपीओ के अंदर में देखने को दिखाने के लिए बनाई गई है, ऐसा नजर आ रहा है, राइट। सो इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट देखने को मिल रही है एज ऑफ टुडे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यूज को देखते हैं, तो यहाँ पर 100 करोड़, 95 करोड़, 100 करोड़, अचानक से डबल हो गया रेवेन्यूज। और इस साल भी जो है लगभग कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल से भी थोड़ा ज़्यादा, मतलब पिछले साल के मुकाबले नहीं, 2024 के मुकाबले डबल से थोड़ा ज़्यादा रहने की उम्मीद है। नेट प्रॉफिट्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 करोड़, 3 करोड़, 20, और यहाँ पर 14। नेक्स्ट यहाँ पर 14 CR देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी छलांग है। बट 14 CR में मतलब ये है कि जो कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है वही नेट प्रॉफिट्स के अंदर में कन्वर्ट हो गई है। तो जो है माल, मतलब माल बचा जो है कंपनी के पास में, वही नेट प्रॉफिट्स है कंपनी का, कैश की फॉर्म में पैसा नहीं है दिस दिस ईयर एज ऑफ टुडे। बाकी पिछले साल जो है कंपनी के पास में कैश में पैसा आया है 20 CR के आसपास में। तो कंपनी ने जो पिछले साल जो पैसा कमाया था उससे तो कंपनी ने अपना जो है स्ट्रक्चर है उसको बदल लिया, मतलब बोनस वगैरह जारी कर दिया, जिससे कि जो शेयर प्राइस है उसको नीचे लाया जा सके। दैट इज अगेन ओके। अब यहाँ पे जो कंपनी है कैश जनरेट कर पा रही है अपने बिजनेस से, पॉजिटिव सेंस में कर पा रही है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यस, पिछले सालों के अगर मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी ने पॉजिटिव सेंस के अंदर में ही कैश जनरेट किया है, राइट। और इस साल जो है ज़रूर कंपनी का
ट्रेड्स पेएबल जो है माल थोड़ा ज़्यादा ही उधारी में उठा लिया है, जिसकी वजह से कैश जो है थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में नज़र आ रहा है। बट अगेन सिर्फ माल नहीं बिका है तब तक के लिए, राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी का जो कंपैरिजन है उसको दूसरी कंपनियों के साथ में करके। तो यहाँ पे है एक कृषिवाल फूड्स, एक है एलिया कमोडिटीज और एक है यहाँ पर कंपनी जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इनके जो पी रेशियोज हैं लगभग कुछ कंपनी, एक इसका 70 का है, इसका 13 का है, इसका 52 का है, राइट। तो मेजोरिटी अगर देखा जाए तो कंपनी जो कि 200-300 करोड़ रुपए से ऊपर की है उसका 50 के आसपास का या फिर उससे ऊपर का देखने को मिल रहा है पी रेशियो। तो इस कंपनी का देखते हैं कि इसका 250 करोड़ के आसपास का, 280 करोड़ का जो है मार्केट कैप के साथ में कंपनी आ रही है, राइट। तो हम थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी यूज करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा हाइप हाइप दिखा के इस कंपनी को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हम थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करेंगे, जिसके हिसाब से हम प्योर पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर का डेटा काफी अच्छा, लास्ट ईयर तक का, बट इस साल का डेटा है वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड नजर आ रहा था, उसको भी थोड़ा सा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंसिडर करना पड़ेगा। 14 करोड़, तो इसी हिसाब से हम लोग पिछले साल का जो 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट है उसको ही कंसीडर करने वाले हैं। बट वहां पे भी थोड़ा सा मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है, मैं थोड़ी सी आपको दिक्कत दिखा देता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम तो यूज तो करें, बट प्रॉब्लम एक नजर आ रही है मुझे। प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है कि कंपनी यहाँ पे बोले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर देखने को मिलता है 101 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 81 करोड़ का कंपनी ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किया, दैट मीन्स की कैश्यूज वगैरह और जो उनकी पैकेजिंग या फिर वट एवर प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 81 करोड़ का, तो यहाँ पर देखने को मिला 20% मार्जिन के ऊपर कंपनी ने माल बेचा, राइट। मतलब 20% नहीं, 81, 8, 16, 38, 24, तो लगभग 25% के मार्जिन के ऊपर माल बेचा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी ने अगेन 25 से 27% के मार्जिन के ऊपर माल बेचा। यहाँ पर भी अगेन अगर हम लोग ध्यान में देते हैं तो 25% के आसपास का माल ऊपर, मतलब मार्जिन पे कंपनी माल बेचेगी। तो यहाँ पर अगर 25% का इसके अंदर हम लोग मार्जिन अगर ऐड करते हैं तो 22, 24, तो 24, 25 मान लो, तो लगभग 150 करोड़ का यहाँ पर माल बिका होगा जो कि प्रोसेसिंग के द्वारा आया होगा। तो ये ऊपर का जो 150 करोड़ के ऊपर का जो है लगभग 37 करोड़, ये कहाँ से आया होगा? ये आया होगा यहाँ से, जो कि है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट मीन्स की बना बनाया माल को बेचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है स्टॉक इन ट्रेड में मार्जिन ज्यादा अच्छा कमा पा रही है प्रोसेसिंग के मुकाबले, राइट। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि 3 गुना मार्जिन के ऊपर में कंपनी स्टॉक इन ट्रेड कमा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स कंपनी के काफी अच्छे खासे निकले हैं। बिकॉज माल तो आया कितने का, 11 करोड़ का, और यहाँ पर 20-22 करोड़ रुपए तो कंपनी ने इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड के कमा लिए। तो कंपनी को प्रोसेसिंग प्लांट तो बंद कर देने चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड में चालू कर देना चाहिए काम, राइट। तो ये है स्टॉक इन ट्रेड का माल। अब इस साल भी जो नेट प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है वो भी स्टॉक इन ट्रेड का ही आ रहा है, बिकॉज माल तो इस बार बचा हुआ है अगेन, तो स्टॉक इन ट्रेड आगे आने वाला टाइम है, माल भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पर्टिकुलरली समझ में नहीं आ रहा है कंपनी प्रोसेसिंग के अंदर में प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है या स्टॉक इन ट्रेड में पैसा कमा रही है। मार्जिन अगर जहाँ ज्यादा बचता है वहीं पे ध्यान देना चाहिए, बट यहाँ पर जो कंपनी का जो लॉजिक हम लोग देखते हैं, माल तो ज्यादा नेट प्रॉफिट बच रहा है, वो तो स्टॉक इन ट्रेड बच रहा है। तो ये थोड़े से मेरे गड़बड़ दिख रही है, ये थोड़े से सवाल है। लेट्स सी कि अब थोड़ा सा एक बार हम लोग 20 करोड़ के हिसाब से अगर हम लोग नेट पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आता है 200, 280, तो लगभग 14 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो इसका है 70 का और इसका है 52 का, और सेम सा ही काम ये करते हैं, राइट। इनका भी कैश्यू नट्स का ही मेनली बिजनेस देखने को मिलता है, और इसका भी देखने को मिल रहा है वो भी कैश्यू प्रोसेसिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स, एंड ये भी ड्राई फ्रूट्स के अंदर में ही है, तो वो भी कैश्यू नट्स, राइट। तो इनके मुकाबले दोनों के हिसाब से पी रेशियो तो कमाई के हिसाब से बहुत अच्छा है। और पिछले सालों का अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक बार कि पिछले सालों का भी एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 करोड़, और हम दोनों इन दोनों के बीच का मार्जिन ले लेते हैं, दोनों के बीच का, राइट। यहाँ पर 95 करोड़, तो डबल हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स को हम लोग मान के चलो 3 गुना कर लेते हैं, 3 गुना करते हैं तो भी 10 करोड़ होगा, 10 करोड़ के हिसाब से भी देखते हैं तो 28 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि अगेन कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, राइट। तो आई थिंक वैल्यू जो लगाई है वो अच्छी खासी लगाई है, बट अगेन कमाई बहुत अच्छी कर रही है, नया प्रोसेसिंग प्लांट में पैसा लगाने वाली है, उसमें से भी अच्छा अच्छा नेट प्रॉफिट निकालने वाली है, और कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। तो आई थिंक आई एम पॉजिटिव ऑन द कंपनी, एंड वेरी मच पॉजिटिव। एक चीज और देख लेते हैं, पीबी रेशियो, उसके बाद में हम लोग एक चीज पे और नजर, आपको एक एक चीज और दिखाने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा।
दैट इज, यहाँ पर पहले इस चीज़ को देख लेते हैं, पीबी रेशियो तो यहाँ पर 58 करोड़ तो 60 करोड़ मान लो राउंड ऑफ करके, और यहाँ पर 74 तो 70 करोड़ मान लो, तो 60 70, तो लगभग ये होता है 130 करोड़। 130 करोड़ का डबल कर दो तो 260, 260 का 280, तो यहाँ पर 2.2 के आसपास का, 2.1 के आसपास का पीबी रेशियो लगाया, तो यहाँ पर इनका है 2.86, तो अगेन पीबी रेशियो वाइज भी वैल्यू ठीक नजर आ रही है। राइट, अब मेनली एक चीज और है कि कंपनी के अंदर पुलकित शर्मा जी ने पैसे जो इनिशियली लगाए थे वो यहाँ पर अपने आप को एग्जिट नहीं मार रहे हैं, वो स्टिल बने हुए हैं। दैट मीन्स कि उनका जो विजन है इस कंपनी को ऊपर लेके जाने का, तो वो भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब एक चीज पे और नजर लेके जाते हैं, अब कंपनी की जो हवा है वो किस साइड बनने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर जो हवा है वो आज के दिन 7-8% पॉजिटिव की तरफ में ही बनती हुई नजर आ रही है। आई थिंक इसको बढ़ना चाहिए। बाकी जो नंबर्स हैं उनको देखते हुए मार्केट को थोड़ा सी शंका भी हो रही है, मुझे भी शंका हो रही है। बाकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो उनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क इस कंपनी में लिया जा सकता है, बट द पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 2-3% से ज़्यादा का इस कंपनी में रिस्क लेना ठीक नहीं रहता, बिकॉज एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, नई खुली हुई है, नए लोग हैं, चला रहे हैं, कुछ जो दिक्कतें आ सकती हैं वो आ सकती हैं, तो वो थोड़ी सी रिस्क है, इसलिए 2-3% ज़्यादा का जो है इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी लिस्टिंग गेन की थोड़ी बहुत मतलब आई कैन नॉट से कि लिस्टिंग गेन की उम्मीदें तो नज़र तो आ रही हैं कंपनी को देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी मुझे ठीक लग रही है, और काजू जो है एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, राइट। तो आई थिंक आई एम पॉजिटिव इन द कंपनी, बट नीचे जाए तो आई थिंक इसको एवरेज भी किया जा सकता है, बट एवरेजिंग शुड बी डन नॉट बिफोर द 40% फॉल ऑफ द कंपनी, राइट। दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट दिस कंपनी इज, और बाकी मैंने आपके सामने पूरा जो चीज़ें हैं वो रख दी, बाकी आपका क्या डिसीजन बनता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनली, सी यू टुमारो।